हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं +1 सीबीएसई का टेस्ट नंबर 12। अगेन दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 which is objective in nature and paper 2 which is subjective in nature. In fact, paper 1 has 20 questions and paper 2 consists of 6 questions of 5 marks each. So let's jump on to the paper 1 here. सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास था द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 11 पाई बाय 6 इज। तो बेसिकली टेंजेंट 11 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब 11 पाई बाय 6 ये जो एंगल है दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। हमें वैल्यूज आती हैं एक्यूट एंगल्स पर। तो अब इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना था और ये नजर आ रहा था कि ये जो रेशियो है 11 बाय 6 ये किसके पास है? 2 के पास। इनफैक्ट 2 से छोटी है। अब आप इसको क्या लिख सकते थे? वी कैन राइट दिस एज टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6। जैसे ही आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ये क्वांटिटी 11 पाई बाय 6 बन जाएगी। अब 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल फॉल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज नेगेटिव, तो ये बना नेगेटिव। अब 2 पाई में जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेन सेम, तो ये रहेगा टेंजेंट एंड एंगल आ गया आपके पास पाई बाय 6। इनफैक्ट टेंजेंट पाई बाय 6 की तो वैल्यू पता है, टेंजेंट पाई बाय 6 इज 1 बाय √3, तो ये बना -1 बाय √3 विच इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था लेट z इज इक्वल टू -5 - 7 आयोटा इफ इट्स रिफ्लेक्शन इज टेकन फर्स्टली इन रियल एक्सिस। तो पहले रिफ्लेक्शन ली हमने रियल एक्सिस में एंड देन इन ओरिजिन द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन दिस एंड दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस। अब बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z जो गिवन है दैट इज -5 - 7 आयोटा। अब सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन ली इन रियल एक्सिस एंड वी नो जब भी हम रिफ्लेक्शन इन रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं दैट मींस z का कॉन्जुगेट। तो बेसिकली अगर आप z कॉन्जुगेट लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -5 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा आपके पास +7 आयोटा। इसका मतलब रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनेगा। देन इट सेज द रिफ्लेक्शन इज टेकन इन ओरिजिन। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन का मतलब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 + 7 आयोटा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बना 5 - 7 आयोटा विच इज ऑप्शन सी। नाउ दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर ये याद ना रहे तो हमें आर्गन प्लेन पे भी प्लॉट करना आता है। z इज इक्वल टू -5 - 7 आयोटा। अगर इसको मुझे प्लॉट करना हो तो ये आएगी आपके पास रियल एक्सिस, ये आ गई आपके पास इमेजिनरी एक्सिस। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे दैट इज -5 - 7 वेयर -5 रिप्रेजेंट्स रियल पार्ट, -7 रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पार्ट। तो x की तरफ -5, y की तरफ -7 से यहां कहीं पॉइंट था आपके पास z। जब आप इसकी रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस में लोगे तो जितना ये डिस्टेंस यहां पर नीचे है उतना ही ये डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा से दिस इज z', और ये y एक्सिस से अभी भी 5 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट है और x एक्सिस से अब ये 7 यूनिट्स ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -5, 7। इसके बाद रिफ्लेक्शन लेनी थी ओरिजिन में। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लोगे तो जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ही आगे चला जाएगा, तो ये यहां कहीं पर इसकी रिफ्लेक्शन बन जाएगी। से दिस इज z', एंड इन फैक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता क्या होंगे? जितना ये डिस्टेंस था उतना ही ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और जितना ये डिस्टेंस था उतना ही ये डिस्टेंस है दैट इज -7। तो आपके पास फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना? ये बना आपके पास 5 - 7 आयोटा।
which is option C. So option C is the correct answer. Question number 3 is, if A, B and C are three finite sets, then A union B intersection C whole complement is equal to, and ये कुछ ऑप्शंस हमें गिवन थी. तो बेसिकली हमें फाइंड करना है कि A यूनियन B इस पूरे की इंटरसेक्शन C के साथ एंड इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है. अब यहां पर है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तीन सेट्स इन्वॉल्व हो गए. अब पूरे इंटरसेक्शन में जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इनफैक्ट कौन सी, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, वो क्या था, X इंटरसेक्शन Y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन विल चेंज द यूनियन, और X यूनियन Y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन विल चेंज टू इंटरसेक्शन. तो ये तो दो सेट्स में था, पर यहां पर तो तीन सेट्स हैं. तो ऐसा करते हैं, हम इस पूरी क्वांटिटी को एक सेट मान लेते हैं. इसको एक सेट मानोगे तो ये आपके पास बना X इंटरसेक्शन Y का होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला बन गया. X इंटरसेक्शन Y का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, X कॉम्प्लीमेंट यूनियन Y कॉम्प्लीमेंट. तो X यानी कि फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन चेंज हुआ यूनियन में, और फर्स्ट सेट में आपके पास था A यूनियन B. अब यहां पर बन गया A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, X यूनियन Y का होल कॉम्प्लीमेंट, विच इज X कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Y कॉम्प्लीमेंट. तो अगेन इसको लिख सकते हो फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और इस पूरे का यूनियन विद C कॉम्प्लीमेंट. तो विच इज ऑप्शन C. तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says the minimum value of 2 raised to the power 2 minus x plus 2 raised to the power 2 plus x is, and ये हमें ऑप्शंस गिवन है. अब हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब मुझे किसी तरह से ये फाइंड करना है कि 2 raised to the power 2 minus x plus 2 raised to the power 2 plus x is greater than or equal to, कि ये जो क्वांटिटी है किससे इक्वल या ग्रेटर है. अगर ये एक्सप्रेशन मिल गया तो आई कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू. अब यहां पर आ रहा था सम ग्रेटर देन इक्वल टू. ऐसी क्वांटिटीज कहां पे बनती है, हाँ हमने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज में, दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन. तो मैं सपोज कर लेता हूं यहां पर एक नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x, दूसरा नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x. तो इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2. दिस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन. और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x इनटू 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x. अब हमें तो चाहिए 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू. तो ये 2 यहां पर नहीं चाहिए, इसकी साइड चेंज कर दो. साइड चेंज की तो ये आपके पास बन गया कुछ ऐसा. अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दो, ये आपके पास बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ. अब यहां पर बेसिस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. पावर्स ऐड होंगी तो आपके पास बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो यहां पे आपके पास बनेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर विच इज 8. तो 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज आइदर इक्वल टू 8 और इज ग्रेटर देन 8. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 8. So correct option is option D. Moving on to question number 5. Question number 5 says Chris runs a barber shop. It costs him rupees 2000 per day. So rupees 2000 per day to cover his expenses, and he charges rupees 150 for every haircut. He hopes to make
at least ₹7,000 प्रॉफिट पर डे, इतना प्रॉफिट उसको बनाना है हर दिन. Then the minimum number of haircuts he must do per day is, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ हेयर कट्स फाइंड करने हैं और ये हमें कंडीशन गिवन है. तो जो फाइंड करना है उसको सपोज कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ हेयर कट्स डन पर डे बी एक्स. इतने नंबर ऑफ हेयर कट्स उसने किए एंड ही इज चार्जिंग ₹150 फॉर एवरी हेयर कट. तो अगर उसने एक दिन में एक्स किए एंड ही इज चार्जिंग 150 फॉर एवरी हेयर कट, तो उसने पूरे दिन की अर्निंग कितनी हुई? ₹150 इंटू एक्स, तो दैट इज 150x. पर ये तो उसकी अर्निंग है. हमें क्या चाहिए? He says the profit should be at least 7,000. अब ये जो अर्निंग है उसमें से उसका कुछ डेली एक्सपेंस भी है, दैट इज ₹2,000. तो अगर मैं उसकी अर्निंग में से ये जो डेली एक्सपेंस था इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ गई उसके पास अमाउंट जो बचेगी हर दिन. दिस इज हिज प्रॉफिट. और ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? दिस शुड बी एट लीस्ट ₹7,000, यानी कि ये जो क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7,000. अब जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे आपके पास यहां से x की वैल्यू आ जाती है. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. अब पूछा क्या था? कहता था मिनिमम नंबर ऑफ हेयर कट्स ही मस्ट डू, यानी कि जो नंबर ऑफ हेयर कट्स हैं दैट शुड बी आइदर 60 और मोर देन 60. तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 60. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में था इफ x प्लस आयोटा y होल रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू. सो गिवन है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं. गिवन था x प्लस आयोटा y होल रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. अब टारगेट ऑब्जर्व करें. टारगेट में था x अपॉन a प्लस y अपॉन b एंड इनफैक्ट x क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, a है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, y है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट एंड b है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट. तो बेसिकली जो आपके पास रिलेशन है वो किसमें है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो बेसिकली आपको गिवन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, तो इनके रियल पार्ट्स भी इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल. इस कंडीशन का यूज करके हमें यहां तक पहुंचना है. अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करने के लिए यहां पर पावर 1/3 नहीं होनी चाहिए. तो इस पावर को हटाने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या कर देते हैं? क्यूब. जैसे ही करोगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये बनेगा आपके पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल क्यूब. अब अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर कंपेयर करना है तो ये क्यूब भी नहीं होना चाहिए, तो ये क्यूब ओपन कर दो. जैसे ही क्यूब ओपन करोगे ये बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब आयोटा प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर. अब यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्लब कर लो तो ये आपके पास बनेगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इंटू आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. अब जैसे ही आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करोगे आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब. अगेन हमें x अपॉन a प्लस y अपॉन b चाहिए था. x अपॉन a y अपॉन b बनाना है तो इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड्स को बाय a से डिवाइड करोगे ये बना x अपॉन a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर.
इस कंडीशन में दोनों साइड्स को b के साथ डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा y अपॉन b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज ऑप्शन C। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ 11 अपॉन 125 रेडियन इज a डिग्री b मिनट्स एंड c सेकेंड्स, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस c माइनस b इज, एंड ये ऑप्शन हमें गिवन है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल को डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब गिवन था 11 अपॉन 125 रेडियंस, रेडियंस से हमें किस में जाना है, डिग्रीज में, एंड वी नो दैट पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। लेकिन हमारे पास तो 11 बाय 125 रेडियंस है, तो 11 अपॉन 125 रेडियंस विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 125 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 11 अपॉन 125 इंटू 180 अपॉन पाई की जगह लिख सकते हो 22 बाय 7, 7 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकेट हो गए, ये बन गए इतने डिग्रीज। इनफैक्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाता है 126 बाय 25 डिग्रीज। अब क्लियरली नजर आ रहा है ये फ्रैक्शन है और हमें किस में जाना था, डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो इस फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं एज 5 डिग्रीज या फिर 5 1 बाय 25 डिग्रीज। इनफैक्ट इसको फर्दर लिख सकते हो आप 5 डिग्रीज प्लस 1 बाय 25 डिग्रीज। अब ये जो आपके पास आया 1 बाय 25 डिग्रीज, ये जो एंगल है ये 1 डिग्री से छोटा है, एंड 1 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट्स में। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हमारे पास कितना है, 1 बाय 25, तो 1 बाय 25 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 1 बाय 25 इंटू 60 मिनट्स। तो इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं, ये आपके पास बन गया 1 अपॉन 25 इंटू 60 मिनट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 5 25 और यहां पे 12, तो ये आपके पास बना 5 डिग्रीज प्लस 12 बाय 5 मिनट्स। अब इसको आप इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकता हूं 2 बाय 5 मिनट्स, एंड इन फैक्ट इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 मिनट्स प्लस 2 बाय 5 मिनट्स। अब ये जो रेशियो आई 2 बाय 5 मिनट्स, ये जो एंगल है ये फर्दर 1 मिनट से कैसा है, छोटा है। 1 मिनट से छोटे एंगल्स को किसमें रिप्रेजेंट करते थे, सेकंड्स में। वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 2 बाय 5 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 बाय 5 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये बना आपके पास 5 डिग्रीज प्लस 2 मिनट्स प्लस 2 बाय 5 इंटू 60 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई करोगे तो ये है 5, यहाँ पे आया 12, तो ये बना 24। तो ये बन गया 5 डिग्रीज प्लस 2 मिनट्स प्लस 24 सेकेंड्स, या फिर सिंपली 5 डिग्रीज 2 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। तो बेसिकली अगर आप इससे कंपेयर करो तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 24। हमें फाइंड करना था a प्लस सी माइनस b। 5 प्लस 24 29 माइनस 2 27, विच इज ऑप्शन b। So the correct answer is option B. Moving on to question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8 था द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस, ये तो इनइक्वालिटीज गिवन है एंड दीज आर द ऑप्शंस गिवन। अब वो कहता है सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x which will satisfy both these inequality। ठीक है, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी उठा लेते हैं। सबसे पहले आपके पास था 3x minus 5 less than equal to 4। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x तक पहुंचने के लिए 5 ऐड करोगे, ये बना 3x less than equal to 9। अब 3 से डिवाइड कर दो, x यहाँ पे आ गया 3। सिंस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो ये आया x इज लेस देन और इक्वल टू 3। सिमिलरली दूसरी इनइक्वालिटी उठा लो, वो थी आपके पास 5x plus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -12। अगेन हमें तो x तक पहुंचना है, x तक पहुंचने के लिए दोनों साइड से 3 किया सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15। x तक पहुंचने के लिए 5 से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब हमें वो वैल्यू चाहिए थी x की जो इस इनइक्वालिटी एंड इस इनइक्वालिटी को दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस देखने के लिए आप नंबर लाइन बना लो। ये आ गई आपके पास नंबर लाइन, तो यहाँ कहीं है -3, यहाँ पर है 3। तो सबसे पहले x की वो सारी वैल्यूज जो 3 और 3 से कम हो, 3 और 3 से कम, तो ये सारी वैल्यूज यहां पर थी। x की वो सारी वैल्यूज जो -3 और -3 से बड़ी हैं, तो -3 और -3 से बड़ी वैल्यूज ये आ गई। हमें क्या चाहिए, इनका कॉमन आ गया ये वाला रीजन। इसका मतलब x विल लाई बिटवीन -3 एंड 3। ध्यान से -3 यहां भी इंक्लूडेड, तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन होगा। सिमिलरली 3 यहां भी इंक्लूडेड, तो यहां पर भी होगा। क्लियर? तो आपके पास फाइनली x आ गया, x will lie between -3 to 3, in fact close interval -3 to 3, which is option D. So D is the correct answer. So moving on to question number 9. If the square roots of -8 minus 6 iota is plus minus a plus b iota, then the value of a minus b whole cube is, and these are the options given. तो बेसिकली हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास -8 minus 6 आयोटा। अब एक वे तो ये है कि आप सपोज कर लो कि इस नंबर का स्क्वायर रूट है a प्लस आयोटा b, स्क्वायरिंग करो, पूरा मेथड लगाओ और आंसर तक पहुंचो। लेकिन दिस पेपर इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, तो मैं शॉर्टकट से करूंगा। -8 minus 6 आयोटा वाली टर्म थी, तो मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक किया, ये जो 6 आयोटा वाली टर्म है ये कहां से बनी थी, -2ab आयोटा से। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 6 आयोटा। तो यहां से आपके पास आ जाता है -6 आयोटा, इनफैक्ट तो यहां से आपके पास आ जाएगा ab आयोटा इज इक्वल टू, ये बना आपके पास 3 आयोटा। तो अब सोचना क्या था, बस ये सोचना था कि दो ऐसे नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट बन जाए 3 आयोटा एंड इनके स्क्वायर्स का सम बन जाए -8, तो दो नंबर्स ही सोचने थे। सबसे पहले नंबर कौन से माइंड में है, 1 और 3 आयोटा भी इसी के साथ लगा देते हैं। 1 into 3 करा तो 3 आयोटा, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 का स्क्वायर 1, 3 आयोटा का स्क्वायर करोगे विच इज -9, 1 minus 9 -8, तो नंबर्स भी मिल गए। तो इसका मतलब नंबर है 1 and 3 आयोटा। इसका मतलब इस नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं +-1 -3 आयोटा। अब ध्यान से उसने कहा था कि -8 minus 6 आयोटा के जो स्क्वायर रूट है दैट इज +-a plus b आयोटा। तो इसको सबसे पहले a plus b आयोटा में लिख लो। तो दिस इज बेसिकली 1 + -3 into आयोटा। अब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3,
हमें फाइंड करना था a माइनस बी का होल क्यूब, तो a दैट इज 1 माइनस ऑफ माइनस 3 इस पूरी क्वांटिटी का क्यूब, ये बन गया आपके पास 4 एंड वी नो 4 क्यूब इज 64. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. If sin x plus sin 5x plus sin 3x plus sin 7x is equal to a cos bx cos cx sin dx, then the value of a square plus b square plus c square plus d square. अब हमें वैल्यूज चाहिए a, b, c और d की. यहां तक पहुंचने के लिए ऑब्जर्वेशन, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास था sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x प्लस, हर जगह प्लस 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 आ रहा है, तो बेसिकली आपके पास सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या था, प्रोडक्ट. तो बेसिकली हमें सम से प्रोडक्ट पे जाना था. तो जो गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास था sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin 7x. तो अब हम इन सम्स को किस में चेंज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट में. चेंज करने के लिए मैं ये दो पेयर उठा लेता हूं और ये दो पेयर उठा लेता हूं. नजर आ रही थी क्वांटिटी आपके पास बन रही थी sin c प्लस sin d. sin c प्लस sin d किसकी इक्वल था, 2 sin c प्लस d यानी कि x प्लस 5x दैट इज 6x डिवाइडेड बाय 2 3x इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2 करोगे तो x माइनस 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2x. सिमिलरली यहां पर आपके पास बनेगा 2 sin c प्लस d बाय 2, तो 5x इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2 करोगे, यहां पर था प्लस c माइनस d बाय 2 करोगे तो ये बनेगा 3x माइनस 7x माइनस 4x बाय 2, तो माइनस 2x. अब यहां पर एंगल है cos ऑफ माइनस थीटा एंड वी नो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. तो ये जो आपके पास एंगल था ये भी क्या बन गया, ये बना आपके पास cos ऑफ 2x. सिमिलरली यहां पर भी आपके पास बन गया cos ऑफ 2x. अब 2 sin 3x cos 2x प्लस 2 sin 5x cos 2x, नजर आ रहा था यहां से 2 और cos 2x, यहां से भी 2 और cos 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 cos ऑफ 2x इसको लिया कॉमन, आपके पास बच गया sin ऑफ 3x प्लस sin ऑफ 5x. अगेन हमें तो पूरी क्वांटिटी प्रोडक्ट में चाहिए, तो इस टर्म को भी प्रोडक्ट में बदल दो. sin c प्लस sin d लगाओगे तो ये बना 2 cos 2x एज इट इज, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d किया तो ये बना 4x इंटू कॉस ऑफ c माइनस d करोगे तो 3x माइनस 5x माइनस 2x बाय 2 माइनस x, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ गया x. अब ये आपके पास बन गया 2 cos 2x, टारगेट में cos cos वाली टर्म्स इकट्ठी थी तो इसको भी लिख लेते हैं cos x एंड sin 4x. इनफैक्ट ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर आपके पास बन जाएगा 4. अब अगर आप इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 1 एंड इनफैक्ट d की वैल्यू आ गई 4. अब इन सबके स्क्वायर्स को ऐड करना था, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 प्लस 1 37. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. चलिए तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 450 पीपल 260 कैन स्पीक उर्दू एंड 220 कैन स्पीक संस्कृत. The minimum number of people who can speak both the languages are, and these are the options given to us. अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इजीली हो सकता है with the help of set theory. तो मैं सेट सपोज कर लेता हूं, let A be the set of people who speak Urdu and B be the set of people who speak Sanskrit. तो number of elements in set A कितने थे? It says 260 can speak Urdu. तो number of elements in set A is 260. And number of elements in set B is 220. अब फाइंड क्या करना था,
कहता था मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस आर, यानी कि दोनों उर्दू एज वेल एज संस्कृत, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। तो हमें फाइंड करने थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और वो भी कैसे, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। तो बेसिकली मुझे किसी तरह से ये जो क्वांटिटी है इसको फाइंड करना है, कैसे, इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मेरे पास ऐसा सा एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया तो आई कैन टेल दैट दीज नंबर ऑफ पीपल, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास है क्या, ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये तीन टर्म्स किसी रिलेशन में आती है, हाँ, यूनियन के। वी हैव स्टडीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए था 260, बी है 220 माइनस ये बना 260 प्लस 220, ये फाइंड करना था इसको एज इट इज, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐड किया तो ये आपके पास बन गया 480 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास रिलेशन जो बना वो बना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 480 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी तो पता ही नहीं है, और हमें क्या गिवन था, वी आर गिवन दैट इन द ग्रुप देयर आर 450 पीपल। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट गिवन था विच इज 450, और हमें ऐसी सी इनइक्वालिटी जनरेट करनी थी। अब यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी में कोई रिलेशन होता है, वी नो दैट ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर ये सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट these will be always greater than or equal to number of elements in A union B। तो मैं इसका यूज कर सकता हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यानी कि 450 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में एलिमेंट्स हमने फाइंड किए थे वो ये हैं 480 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हो, यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये 30 या 30 से कैसे हैं ज्यादा। हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, if the arithmetic and geometric mean of two numbers is 13 and 12 respectively, then the difference of their squares is, यानी कि हम उन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस फाइंड करना है। अब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की बात हुई थी, वो भी किसकी, दो नंबर्स की। तो सपोज कर लो दो नंबर्स आर ए एंड बी, तो उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन यानी कि a प्लस b बाय 2 दिस इज इक्वल टू 13 एंड ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 12। तो बेसिकली अब आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं a और b, दो कंडीशंस हैं, आपको a और b की वैल्यूज चाहिए। a और b की वैल्यूज तक पहुंचने के लिए यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 26। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाता है ए बी इज इक्वल टू 144। अब दो कंडीशंस, दो वेरिएबल्स, वैल्यूज तक पहुंचने के लिए एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, तो यहां से मैं b को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 26 माइनस ए। इनफैक्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाता है a इंटू 26 माइनस ए इज इक्वल टू 144। सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे a माइनस 18 एंड a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 18 और a इज इक्वल टू 8। अब अगर आप a को 18 रखोगे, a को यहां पर 18 रखा तो b आपके पास आ जाएगा 8, और अगर आप a को 8 रखोगे तो b आ जाएगा 18।
तो नंबर्स आर बेसिकली 18 एंड 8। अब इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ही चाहिए था। 18 का स्क्वायर करोगे तो ये बना आपके पास 324 माइनस b का स्क्वायर किया दैट इज 64। 324 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 260 विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Moving forward, we have the very first case study of this paper here. Case study कहती क्या है? कहते a man is given two choices for salary. दो choices given है. Choice 1, rupees 3000 for the first day, rupees 3500 for the second day, rupees 4000 for the third day, and so on for the rest of the month. Second choice थी 1 पैसा for the first day, 2 पैसा for the second day, 4 पैसा for the third day, and each day thereafter for the rest of the month the salary would be doubled. तो हर दिन सैलरी क्या हो जाएगी? लास्ट डे की सैलरी से डबल। Then answer the following questions. अब सबसे पहला क्वेश्चन कहता है in choice 1 the salary of which day will be rupees 10,500 and second question में क्या है? कहता है if the month consists of 30 days then the total monthly salary earned in choice 1 will be. तो दोनों क्वेश्चन जो है वो choice 1 से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले चॉइस 1 को ही एनालाइज कर देते हैं। अब चॉइस 1 में था क्या? फर्स्ट डे द पर्सन इज गेटिंग सैलरी दैट इज रुपीज 3000। नेक्स्ट डे उसको मिल गई 3500, इसके बाद उसको मिल गई 4000 एंड सो ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। इन फैक्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये जो आपके पास सीक्वेंस जनरेट हुआ किसका? सैलरी का, इनफैक्ट डेली सैलरी का। दिस सीक्वेंस इज रियली नाइस। क्यों? दिस सीक्वेंस इज इन एपी। क्लियरली नजर आ रहा था कि ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म यानी कि ए है 3000 एंड कॉमन डिफरेंस डी था यहाँ पर 500। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? कहता है इन चॉइस 1 द सैलरी ऑफ विच डे विल बी रुपीज 10,500। तो बेसिकली फर्स्ट डे की सैलरी है 3000, सेकेंड डे की 3500, थर्ड की 4। तो बेसिकली हमें फाइंड करना था कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 10,500। तो लेट अस सपोज दैट nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 10,500। अब nth टर्म किसके इक्वल होती है? फर्स्ट टर्म यानी कि 3000 प्लस n-1 into d which is 500 is equal to 10,500। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाती है 16। तो इसका मतलब ऑन द 16th डे द पर्सन विल गेट 10,500 एंड सैलरी विच इज ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में था इफ द मंथ consists of 30 days, so there are 30 days in total, then the total monthly salary earned in choice 1 will be। अब उसको 30 days में सैलरी मिलेगी, 30 days, तो each day he is getting some salary। अब वो कहता है टोटल सैलरी कितनी मिलेगी उसको 30 days में। तो बेसिकली हमें इस सीक्वेंस की 30 टर्म्स का क्या फाइंड करना था? सम फाइंड करना है। तो अब यहां पर सम ऑफ 30 टर्म्स, n की जगह हो गया 30, तो सम किसके इक्वल होता है 30/2 into 2 times first term that is 3000 plus n-1, तो 30 minus 1 29 into d that is 500। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये जो क्वांटिटी है ये बनती है आपके पास 3,07,500 which is option C। Question number 15 and 16 of first case study are कहता है salary received on 9th day in choice 2 will be। 16 क्वेश्चन था total salary received in first 12 days in choice 2 will be। अगेन दोनों क्वेश्चन जो थे वो चॉइस 2 पे डिपेंडेंट है, तो चॉइस 2 को देख लेते हैं। चॉइस 2 में था क्या? तो चॉइस 2 में ही इज गेटिंग 1 पैसा फॉर फर्स्ट डे, 2 पैसा ऑन सेकेंड डे, 4 पैसा ऑन थर्ड डे
and so on with each succeeding day the salary is getting doubled. तो ये बनेगा क्या, 1 2 4, नेक्स्ट डे डबल हो जाएगी, 4 का डबल 8, फिर इसका डबल हो जाएगी 16 एंड सो ऑन. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज अगेन अ रियली नाइस सीक्वेंस. ये जो सीक्वेंस है दिस इज अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म है आपके पास 1 एंड कॉमन रेशियो इज 2. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सैलरी रिसीव्ड ऑन 9th डे इन चॉइस 2 विल बी. 9th डे की सैलरी फाइंड करनी थी. फर्स्ट डे 1, सेकेंड डे 2, थर्ड डे 4. तो बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करनी थी 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. 9th टर्म फाइंड करनी है तो बेसिकली A9 फाइंड करना था. एंड 9th टर्म ऑफ अ जीपी कैसे फाइंड करोगे, A इंटू R रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 दैट इज 8. अब A की वैल्यू पता थी 1 इंटू R की वैल्यू है 2, इसकी पावर 8, 2 की पावर 8 वी नो दिस इज 256. अब ये आया 256 बट ऑप्शंस में है 2.56, 5.12, 1.28, 10.24. ध्यान से ये आपके पास आया 256 पैसे, जबकि आंसर जो है वो रुपीज में है. तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो. रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, 100 के साथ डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2.56 विच इज ऑप्शन ए. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद वो कहता है टोटल सैलरी रिसीव्ड इन फर्स्ट 12 डेज. फर्स्ट 12 डेज में जो टोटल सैलरी मिली, मतलब फर्स्ट 12 डेज की जो सैलरी थी उनका सम. तो बेसिकली हमें सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ अ जीपी फाइंड करना था. S12 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट 12 टर्म्स का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म A दैट इज 1 इंटू R दैट इज 2 रेज टू द पावर n विच इज 12 माइनस 1 अपॉन R विच इज 2 माइनस 1. अब यहां पे बना 2 रेज टू पावर 12 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो 1 ही बन गया. तो आपके पास बचा 2 रेज टू पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 12 दैट इज 4096, माइनस 1 करोगे तो ये आपके पास बन गया 4095. अगेन ऑप्शंस क्या थे, 20.47, 40.95, 40.96 एंड 20.48. ये आया था हमारे पास आंसर इन पैसे. दीज आंसर्स आर इन रुपीज डिवाइडेड बाय 100. 100 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 40.95 विच इज ऑप्शन बी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अब ये दो चॉइसेस तो गिवन थी. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं. व्हाट डू यू थिंक, चॉइस 1 और चॉइस 2 में से कौन सी बेटर है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए, द लास्ट केस स्टडी ऑफ पेपर 1 इज, इट सेज Shaurya has a rectangular cardboard sheet of sides 30 centimeter into 40 centimeter. So basically Shaurya has a sheet जिसकी sides आपको given है. centimeters and other side is 40 centimeters. अब वो कहता क्या है, कहता है he wished to cut squares from each corner of the sheet of side x centimeter to make a cuboidal box without top. तो उसने बेसिकली ये जो 4 कॉर्नर्स हैं यहां से उसने स्क्वायर्स कट किए ऑफ साइड x सेंटीमीटर. तो लेट्स से ये आया फर्स्ट स्क्वायर, ये आया आपके पास सेकंड स्क्वायर, ये आ गया थर्ड और सिमिलरली आ गया फोर्थ. ऐसे उसने 4 स्क्वायर्स कट किए जिनकी साइड है x सेंटीमीटर. अब विद दिस ही इज फॉर्मिंग अ क्यूबॉइडल बॉक्स. बॉक्स बनाने के लिए वो क्या करेगा, इसको यहां से फोल्ड करेगा, यहां से फोल्ड करेगा, यहां से फोल्ड करेगा, यहां से फोल्ड करेगा. इस साइड को ऊपर की तरफ, इसको यहां से ऊपर की तरफ. तो उसके पास एक बॉक्स बनेगा कैसा, विदाउट टॉप. तो कहता है द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट, ये जो साइड कट की x
must be at least 5 centimeter and not more than 12 centimeter. इसका मतलब ये जो x था, x will lie between 5 and 12 centimeters. x पे ये कंडीशन गिवन थी. अब वो कहता है if s of x represents the surface area of the cuboid so formed. सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता क्या है? अब ये जो क्यूबॉइड बनेगा, ये बनेगा विद ओपन टॉप, तो सरफेस एरिया होगा क्या? 4 वॉल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. तो अगर आप ध्यान दो, 4 वॉल्स का एरिया होगा क्या? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाली वॉल का एरिया एंड इसके साथ ये जो बेस है इसका एरिया. इसको मार्क कर देते हैं हम, प्लस ये वाला एरिया. इफ एस ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया, जो कि ये होगा क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड, देन क्वेश्चन नंबर 17 एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू. तो कहते हैं ये जो सरफेस एरिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा क्या? क्लियरली नजर आ रहा था ये सरफेस एरिया है किसके इक्वल? इस शीट के एरिया में से अगर मैं ये 4 स्क्वायर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास डायरेक्टली सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स तो फॉर्म आएगा. तो यानी कि एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ दिस शीट दैट इज 30 इंटू 40 1200 माइनस एरिया ऑफ दीज 4 स्क्वायर्स. एक स्क्वायर का एरिया है एक्स स्क्वायर, तो 4 का कितना हो गया? 4x स्क्वायर. इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 18. द वैल्यू ऑफ एस ऑफ 10 इज. एस ऑफ 10 फाइंड करना था, एस ऑफ एक्स आ गया. एस ऑफ 10 फाइंड करना है तो एक्स की जगह 10 ही रखना है, तो रिप्लेस एक्स बाय 10. तो एस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1200 माइनस 4 इंटू 10 स्क्वायर. 10 का स्क्वायर किया 100, 100 इंटू 4 400. 1200 में से 400 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास 800. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ एस ऑफ 10 इज 800 विच इज ऑप्शन डी. लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडी 2 आर. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19. इट सेज इफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड p यूनिट्स आर कट एंड एस ऑफ p इज 876 देन p इज इक्वल टू, एंड ये ऑप्शन हमें गिवन है. तो बेसिकली अब साइड किसकी कट की हमने? p की, और एस ऑफ p की वैल्यू गिवन है, तो रिप्लेस x विद p. तो आपके पास आ जाएगा एस ऑफ p इज इक्वल टू 1200 माइनस 4p स्क्वायर. इनफैक्ट एस ऑफ p भी गिवन था दैट इज 876. अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहां से आपके पास p स्क्वायर आ जाता है 81 के इक्वल, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 9. p की वैल्यू प्लस माइनस 9 है. p क्या थी? साइड ऑफ स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो p इज इक्वल टू 9 विच इज ऑप्शन सी. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था द रेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म दिस. रेंज फाइंड करनी है किसकी? सरफेस एरिया की. तो बेसिकली रेंज होती क्या है? फंक्शंस में हमने पढ़ता रेंज होती है x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज. वहां पर f ऑफ x था, यहां पर s ऑफ x है. तो अगर मैं इसको इरेज करूं, अब आपके पास फंक्शन था s ऑफ x इज इक्वल टू 1200 माइनस 4x स्क्वायर. इस फंक्शन की रेंज तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए डोमेन. डोमेन मतलब x की वैल्यूज. x की वैल्यूज तो दी हुई थी, x लाइज बिटवीन 5 एंड 12. मुझे पहुंचना है रेंज पे. रेंज तक पहुंचने के लिए s ऑफ x को रिप्लेस किया y के साथ. तो अब मुझे इस y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, और y तक पहुंचने के लिए मुझे यहां पर x की जगह चाहिए था 1200 माइनस 4x स्क्वायर. तो 1200 माइनस 4x स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर है x. सबसे पहले यहां पे चाहिए x स्क्वायर. तो अगर x 5 से 12 के बीच में लाई कर रहा है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 25 एंड 144. अब हमें तो 4x स्क्वायर चाहिए था, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4. 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये बना 100 इज लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये बना
576। अब माइनस चाहिए तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -100 माइनस 4x² माइनस 576। नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन। अब इसको एक बार ठीक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये होना -576 लेस देन इक्वल टू -4x² लेस देन और इक्वल टू -100। अब 1200 चाहिए और तो ऐड 1200 थ्रू आउट। 1200 ऐड करोगे तो 1200 माइनस 576 ये आपके पास बन जाएगा 654। तो 654 इज लेस देन और इक्वल टू 1200 माइनस 4x² लेस देन और इक्वल टू 1100। एंड इन फैक्ट 1200 माइनस 4x² ये वैल्यू थी y। तो बेसिकली रेंज आपके पास आ गई 654 टू 1100 where both are included. So the correct option is option B. So this was the discussion of paper 1. Now we will start with paper 2. Very first question of paper number 2. Question आपके पास है an investigator interviewed 100 students. तो total कितने students हैं यहाँ पर 100 to determine their preference for 3 drinks. 3 ड्रिंक्स की बात हो रही है, कोका कोला, पेप्सी एंड स्प्राइट। एंड ही रिपोर्टेड द फॉलोइंग 10 स्टूडेंट्स टेक ऑल 3 ड्रिंक्स, 20 टेक कोका कोला एंड पेप्सी, 30 टेक पेप्सी एंड स्प्राइट, 25 take Coca-Cola and Sprite, 27 take Coca-Cola but not Pepsi, 15 take Pepsi but not Sprite, and lastly 28 take Sprite but not Coca-Cola. Find how many do not take any of the 3 drinks. अब हमें फाइंड करना था कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इन 3 में से कोई भी ड्रिंक को प्रेफर नहीं करते। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी एंड इनफैक्ट सेट्स में भी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ये क्वेश्चन बहुत ही तेजी से सॉल्व होगा। अब वेन डायग्राम बनाने से पहले यहां पर 3 ड्रिंक्स की बात हुई थी, कोका कोला, पेप्सी एंड स्प्राइट। तो हम 3 सेट्स सपोज कर लेते हैं। अब सेट सपोज करने से पहले आप लोग सेट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे। तो लेट्स से C be the set of all those students who preferred Coca-Cola, P be the set of students who preferred Pepsi, and S be the set of students who preferred Sprite. अब make sure कि आप इन तीनों सेट्स को किसमें एनक्लोज करोगे, एक रेक्टेंगल में, which is our universal set. अब हमें फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स। मतलब वो स्टूडेंट ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है, तो कहां पर है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको रिमूव कर दूं तो आपके पास वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो इन तीनों में से कोई भी ड्रिंक प्रेफर नहीं करते। तो अब टारगेट क्या है, टारगेट है कि वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ दीज 3 सेट्स। उसके लिए जो डेटा गिवन है सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि द 10 स्टूडेंट्स टेक ऑल 3 ड्रिंक्स, यानी कि कोका कोला एंड पेप्सी एंड स्प्राइट, तीनों की इंटरसेक्शन दैट इज दिस पार्ट। यहां पर आपके पास है 10 एलिमेंट्स। इसके बाद वो कहता है 20 टेक कोका कोला एंड पेप्सी, कोका कोला एंड पेप्सी, तो इनकी इंटरसेक्शन में टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। अगर 10 यहां है तो यहां कितने होंगे 10, तभी सम 20 होगा। इसके बाद कहता है 30 टेक पेप्सी एंड स्प्राइट, पेप्सी एंड स्प्राइट, इनके कॉमन एलिमेंट्स है 30, 10 यहां पर तो 20 यहां पर। 25 टेक कोका कोला एंड स्प्राइट, कोका कोला एंड स्प्राइट वाले टोटल है 25, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में 25 एलिमेंट्स। 10 यहां पर तो यहां पर कितने आ गए 15। इसके बाद 27 टेक कोका कोला बट नॉट पेप्सी,
27 ऐसे हैं जो कोका कोला तो लेते हैं लेकिन पेप्सी नहीं लेते, तो बेसिकली आपके पास ये वाला रीजन आया। अब इस रीजन में टोटल 27 एलिमेंट्स हैं, 15 यहीं पर हैं, तो यहाँ कितने होंगे 12। इसके बाद 15 टेक पेप्सी बट नॉट स्प्राइट, तो 15 ऐसे हैं जो पेप्सी तो लेते हैं लेकिन स्प्राइट नहीं लेते, मतलब ये वाले रीजन में जो एलिमेंट्स हैं। अब 10 यहाँ पर है और टोटल में 15 है, तो यहाँ पर कितने होंगे 5। लास्टली 28 टेक स्प्राइट बट नॉट कोका कोला। अब 28 ऐसे हैं जो स्प्राइट तो लेते हैं लेकिन कोका कोला नहीं लेते, तो ये वाले एलिमेंट्स हटाओगे तो ये वाले जो टोटल एलिमेंट्स हैं ये है 28। 20 यहाँ पर है तो यहाँ कितने हो गए 8। अब अगर आप इनका सम करोगे तो यहां से आपके पास जो यूनियन आ जाती है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन P यूनियन S, इट टर्न्स आउट टू बी 80। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन P यूनियन S। अब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है, फर्स्ट लाइन में देखो क्या गिवन था, इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, टोटल 100 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट आ गए 100 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ दीज थ्री सेट्स इज 80। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट आंसर एज 20। So there are 20 such students. Moving on to question number 2. अब question number 2 का जो first part है, that is if x plus iota y is equal to square root of a plus iota b upon c plus iota d, then we have to prove that x square plus y square का whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले गिवन क्या था, गिवन था x plus iota y is equal to positive square root of a plus iota b upon c plus iota d। जब भी प्रूव करना स्टार्ट करो सबसे पहले टारगेट को ऑब्जर्व करो। टारगेट में क्वांटिटीज थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, एंड इनफैक्ट ये है क्या x स्क्वायर y स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिमिलरली a स्क्वायर और b स्क्वायर, यहां से रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटीज हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये कहां पे बनती है मॉड्यूलस में। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो गिवन क्वांटिटी है उसमें मॉड्यूलस लेना है। अब क्या हम डायरेक्टली मॉड्यूलस ले सकते हैं, गिवन है आपके पास x प्लस आयटा y इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयटा b अपॉन c प्लस आयटा d। अगर मैं डायरेक्टली दोनों साइड मॉड्यूलस लूंगा तो यहाँ आएगा मॉड ऑफ x प्लस आयटा y और मॉड ऑफ स्क्वायर रूट में ये क्वांटिटी। अब हमने स्क्वायर रूट में मॉड्यूलस की कोई भी प्रॉपर्टी तो स्टडी नहीं की, प्रोडक्ट में की है, तो क्या कर सकते हैं, यहां पर मॉड्यूलस लेने की बजाय सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से स्क्वायर रूट हटाते हैं, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे ये आपके पास बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। अब हम मॉड्यूलस लेते हैं, तो टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, तो इस क्वांटिटी का मॉड्यूलस प्लस इस क्वांटिटी का मॉड्यूलस। अब अगेन स्क्वायर में मॉड्यूलस की कोई प्रॉपर्टी नहीं स्टडी की, हाँ प्रोडक्ट में की है। वी नो z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमें पता है। तो x प्लस आयोटा वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू, अब यहां पर आपके पास है z1 बाय z2 का मॉड्यूलस, एंड इनफैक्ट इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d का मॉड्यूलस। अब यहां से आपके पास क्या बनेगा,
x प्लस आयटा वाई का मॉडुलस इंटू एक्स प्लस आयटा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस है, तो आप इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां से आपके पास बन जाएगा x प्लस आयटा वाई के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो यहां पर आ गया स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी क्या बनेगी, x प्लस आयटा वाई का मॉडुलस, इसका मॉडुलस करोगे तो ये बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और सिंस यहाँ पे स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर न्यूमरेटर का स्क्वायर करोगे, मॉडुलस लोगे तो बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में मॉडुलस लोगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन। अब यहां पर ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसके बाद जैसे ही आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करोगे आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस d square, which is the required quantity. Second part of question number 2 is find modulus, argument and principal argument of the complex number z is equal to, ये complex number में given है। अब complex number में modulus, argument और principal argument find करने के लिए सबसे पहले हमें complex number को represent करना है standard form में, यानी कि इस complex number को मैं लिखना चाहता हूं in a प्लस आयोटा बी फॉर्म। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था z इज इक्वल टू -1 -3 √3 आयोटा अपॉन 5 प्लस √3 आयोटा। a प्लस आयोटा बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है ये हमें नहीं चाहिए, ये इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या करो, रैशनलाइज करोगे तो मल्टीप्लाई 5 माइनस √3 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसी क्वांटिटी के साथ डिवाइड। अब जैसे ही आप इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करोगे यहां से आपके पास z बन जाता है -1/2 -√3/2 आयोटा। अब अगेन हमें फाइंड क्या करना था, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एंड इन फैक्ट हमें पता है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें मॉडुलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, रियल पार्ट जो आपके पास है -1/2, दिस कैन बी रिटन एज r cos थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, इज इक्वल टू -1/2 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट विच इज -√3/2। क्लियर। अब आपके पास रिलेशन जो बन गया वो r cos थीटा r sin थीटा, तो दो वेरिएबल्स आ गए r और थीटा, एंड इन फैक्ट दो ही कंडीशंस हैं। अब यहां से आगे कैसे प्रोसीड करें, अब यहां पर cos थीटा और sin थीटा आ रहा था एंड वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, बड़ी ही नाइस क्वांटिटी है। अब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो इनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, जैसे ही स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे ये बनेगा r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, इज इक्वल टू ये बनेगा आपके पास 1/4 प्लस 3/4 विच इज इन फैक्ट 1। तो यहां से आपके पास और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1, तो r स्क्वायर आपके पास आ गया 1। अब इसका मतलब क्या है, r इज इक्वल टू ±1। ध्यान से r है क्या, r इज मॉडुलस और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव, तो r इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू आ गई 1, तो एक चीज हमें पता लगी दैट मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1। इसके बाद हमें चाहिए था आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा। थीटा तक पहुंचने के लिए ये जो आपके पास r1 आया इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब cos थीटा भी नेगेटिव, sin थीटा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव,
इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है ये कहां लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां से हमें पता चल गया कि दिस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थीटा की वैल्यू तक पहुंचना है हमें। थीटा की वैल्यू तक पहुंचने के लिए कॉस थीटा उठा लेते हैं। कॉस थीटा हमारे पास है -1/2। अब इस माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/2? कॉस ऑफ π/3। तो इसको लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ π/3। एंड इन फैक्ट थीटा जो है वो किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट को एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पाई प्लस करके। तो ये जो क्वांटिटी है ये बनेगी cos ऑफ पाई प्लस π/3। इनफैक्ट चेक भी कर सकते हो, पाई में कुछ ऐड किया थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस का साइन, पाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस और एंगल आ गया π/3। तो यहां से ये सेम क्वांटिटी बन जाएगी और ये बना क्या? विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4π/3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई यहां से, थीटा इज इक्वल टू 4π/3। तो अब हमारे पास मॉडुलस है, आर्ग्यूमेंट भी है, बच गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के केस में वी नो दैट फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -π से लेके कहां तक? पाई तक। सबसे इजीएस्ट वे जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लॉट करने का, फाइंड करने का, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को रफली प्लॉट कर लो। तो अगर मैं आर्गन प्लेन कंसीडर कर लूं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास सिंप्लीफाई करके बना था -1/2 -√3/2 आयोटा। -1/2 मतलब 0.5 सपोज कर लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट 0.5 -0.5 से यहां है कहीं, -√3/2, √3 इज 1.73 बाय 2 किया तो ये आपके पास 6 पॉइंट समथिंग 0.6 समथिंग बनेगा। तो 0.6 समथिंग से इससे बड़ा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहां पर है, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये आएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन। अब फाइंड करना था हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से बढ़ोगे। अब बढ़ोगे तो 180 के आगे नहीं जा सकते, क्यों? पाई से ग्रेटर नहीं है, थीटा लाइज बिटवीन -π एंड पाई। तो इसका मतलब हमें एंगल यहां से मेजर करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड इनफैक्ट हमें इतना तो पता ही है कि ये जो एंगल है दैट इज 4π/3। अगर ये एंगल 4π/3 है तो ये एंगल कितना होगा? 2π/3। तभी इनका सम कितना होगा? 2π 360 डिग्री। एंड इनफैक्ट सिम हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को देखा तो क्या साइन आएगा? नेगेटिव का, तो -2π/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। Moving forward on question number 3. Question number 3 था solve the system of linear inequalities graphically. And ये कुछ linear inequalities हमें given थी। अब ध्यान रखो, हमें ग्राफ पर क्या प्लॉट करना आता है? लाइंस प्लॉट करनी आती हैं। तो जब भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज प्लॉट करनी है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप उस लीनियर इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लीनियर इक्वेशन कंसिडर करोगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी थी दैट इज 3x + 2y > 12, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन कंसिडर कर ली, वो आएगी आपके पास 3x + 2y = 12। अब इसको प्लॉट करना बड़ा ही इजी है। यहां पर लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो पॉइंट्स ही ढूंढने हैं। अगर x 0 हुआ तो y किसके इक्वल? x 0 तो y 6, x 0 y 6, ये आ गया आपके पास पॉइंट। और अगर y 0 हुआ तो x किसके इक्वल? 4 के इक्वल। अब दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। दूसरा स्टेप, लाइन जो आप प्लॉट करने वाले हो या ड्रॉ करने वाले हो, ये डॉटेड बनेगी या डार्क बनेगी? ये कहां से डिसाइड होगा?
इनइक्वालिटी से। सिंस यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आया तो लाइन जो प्लॉट होगी वो कैसी होगी, डार्क होगी। तो इन दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन ये बन गई आपके पास। तो ये आ गई आपके पास लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब ध्यान से, कई बार स्टूडेंट्स यहां पर इनइक्वालिटी का साइन डाल देते हो। लाइन की इक्वेशन प्लॉट किया आपने तो यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा, क्लियर। लेकिन हमें लाइन थोड़ी प्लॉट करनी थी, हमें तो इनइक्वालिटी शो करनी थी। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन रीजन चेक करने के लिए आप एक पॉइंट कंसीडर करोगे विच इज नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन। सबसे नाइस पॉइंट 0,0। 0,0 को जैसे ही इस इनइक्वालिटी में रखोगे तो ये आपके पास बना 3 × 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो यहां से आ गया 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब सोल्यूशंस जो हैं वो इस लाइन की इस साइड पे लाई करेंगे, यानी कि ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। अब ये तो हो गया फर्स्ट लाइन के लिए। आ जाओ सेकंड इनइक्वालिटी पर, दैट इज 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अगेन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन कंसीडर करेंगे, एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, तो वो होगा 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अगेन लाइन को प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए। तो अगर आपने x को 0 लिया तो y किसके इक्वल, 4 के इक्वल, ये आ गया पॉइंट। और अगर y 0 हुआ तो x किसके इक्वल, 6 के इक्वल, ये आ गया पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई लाइन बनेगी। दूसरा स्टेप क्या था, लाइन डॉटेड बनेगी कि डार्क बनेगी। अगेन इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा, यहां पर इक्वल टू का साइन है तो लाइन डार्क बनेगी। ये आ गई आपके पास लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 12, क्लियर। अगेन हमें सोल्यूशन रीजन देखना है, तो फिर से हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे विच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। ओरिजिन लोगे, इस इनइक्वालिटी में रखो, ये आएगा 2 × 0 + 3 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये आ गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटी थी x + y < 6। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इक्वेशन कंसीडर करोगे, x + y इज इक्वल टू 6, क्लियर। अब इस लाइन को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट्स, x को 0 रखा तो y 6, y को 0 रखोगे तो x 6। तो पॉइंट आ गया आपके पास 0,6 एंड 6,0। अब डिसाइड करना था कि लाइन जो बनेगी वो डॉटेड बनेगी कि डार्क बनेगी। सिंस यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो लाइन कैसी बनेगी, डॉटेड। तो इन दोनों से पास करती हुई डॉटेड लाइन ये बन गई आपके पास। तो इस लाइन की इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 6। अगेन सोल्यूशन रीजन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में एक पॉइंट पुट करके चेक कर लोगे, नॉट लाइंग ऑन द लाइन। अगेन ओरिजिन उठा लो तो आपके पास आएगा 0 + 0 इज लेस देन 6 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या लाइन करेंगे, ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट इनइक्वालिटी थी x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगी दैट इज x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 तो लाइन ही बड़ी नाइस है, क्यों। x इज इक्वल टू 4 इज द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4,0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आ गई आपके पास लाइन। अब यहां पर भी इक्वल टू का साइन है तो ये लाइन भी डार्क बनेगी। x इज इक्वल टू 4। लेकिन यहां पे क्या था, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। 4 और 4 से छोटी वैल्यूज, 4 और 4 से छोटी वैल्यूज कहां मिलेंगी, इस लाइन की इस तरफ। तो यहां पर तो डायरेक्टली नजर आ रहा था कि सॉल्यूशन इस तरफ है। लास्टली आपके पास था y इज लेस देन 4। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इन
इक्वेशन बनेगी दैट इज y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 अगेन बड़ी ही नाइस लाइन है. क्यों? y is equal to 4 is the line passing through point 0,4 and parallel to x-axis. तो आपके पास लाइन डॉटेड बनेगी कि डार्क? यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये लाइन बनेगी डॉटेड. ये आ गई आपके पास लाइन y is equal to 4. लेकिन सोल्यूशन रीजन भी देखना अभी. y is less than 4. 4 से छोटी वैल्यूज, 4 से छोटी वैल्यूज आपको कहां मिलेंगी? इस लाइन के नीचे. अब फाइनल सोल्यूशन रीजन देखते हैं. हमें इस लाइन के नीचे रहना है, इस लाइन की इस तरफ रहना है. तो बेसिकली इस एरिया में कहीं पे, एंड इन फैक्ट इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर एंड इस लाइन के भी ऊपर. तो बेसिकली ये जो आपके पास रीजन है छोटा सा, this is the final solution region. So this is basically the solution of these inequalities on a graph. Moving on to question number 4. Question number 4 हमारे पास था, if tangent of x is equal to minus 8 by 15, where x lies between 3 pi by 2 and 2 pi, we have to find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tangent of x by 2. अब यहाँ पर सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? जो गिवन है वो है टेंजेंट ऑफ एंगल x, और जो फाइंड करना है वहां पर है साइन ऑफ x बाय 2, कॉस ऑफ x बाय 2 एंड टेंजेंट ऑफ x बाय 2. तो इतना तो क्लियर था कि एंगल का हाफ हुआ तो हाफ एंगल रिजल्ट का यूज होगा. एंड इन फैक्ट टेंजेंट गिवन है और वैल्यूज फाइंड करनी है साइन x बाय 2, कॉस x बाय 2 एंड टेंजेंट x बाय 2. अब आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपके पास x में एंगल गिवन हो और उसके हाफ पे जाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले फाइंड कर लो cos x. क्यों? cos x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन, ओनली cos एंड ओनली टेंजेंट. तो मैं यहां से सबसे पहले cos x फाइंड करना चाहता हूं, लेकिन टेंजेंट x और cos x में तो डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है. हाँ, टेंजेंट और सीकेंट में है, एंड सीकेंट थीटा होता है क्या? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल. तो मैं सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं. वी नो सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x. तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर. टेंजेंट x की वैल्यू थी -8 by 15, तो -8 by 15 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये क्वांटिटी आपके पास बन जाएगी 289 by 225. तो यहां से आपके पास आ जाता है सीकेंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 by 15. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं सीकेंट x की वैल्यू प्लस 17 by 15 लूं या माइनस 17 by 15, एंड दिस विल डिपेंड ऑन दिस एंगल x. x लाई कर रहा था 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में, which means x lies in fourth quadrant, और fourth quadrant में secant पॉजिटिव, तो इसका मतलब secant x is equal to plus 17 by 15. तो यहां से आपके पास cos x की वैल्यू क्या आ गई? 15 by 17. अब cos x आ गया तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. cos x आ गया, सबसे पहले फाइंड करना है हमें sin of x by 2. sin x by 2 कैसे फाइंड करेंगे? We know cos of x is equal to, अब इसको हमें इन टर्म्स ऑफ साइन रिप्रेजेंट करना है और एंगल का हाफ करना है. तो cos of 2 थीटा किसके इक्वल था? 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल का हाफ. तो cos x किसके इक्वल हो जाएगा? 1 minus 2 times sin स्क्वायर x by 2, इस एंगल का हाफ. cos x की वैल्यू आपको गिवन थी 15 by 17, अभी अभी हमने निकाली, इज इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2. तो यहां से 2 sin स्क्वायर x by 2 को इस साइड ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू, इसकी साइड चेंज कर दो, ये बना 1 minus 15 by 17. इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बन जाता है आपके पास 2 by 17.
ये 2 से 2 कटा तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1/17। तो साइन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√17। अब अगेन ये डिसाइड करना है कि साइन एक्स बाय 2 पॉजिटिव 1/17 होगा कि माइनस 1/√17 होगा। अगेन ये किस पर डिपेंड करेगा? एंगल एक्स बाय 2 पर। और हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो एंगल एक्स पे गिवन थी। तो अगर एंगल एक्स लाई कर रहा है 3π/2 से 2π के बीच में, तो x बाय 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? 3π/4 से π के बीच में। इसका मतलब ये जो एंगल x बाय 2 है, दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन x बाय 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√17। इसके बाद हमें चाहिए था cos ऑफ एंगल x बाय 2। अब cos ऑफ एंगल x बाय 2 फाइंड करने के आपके पास दो वेज है। साइन x बाय 2 की वैल्यू पता है, आइदर यू कैन यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1, यहां से भी वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आप cos x को भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ cos ओनली, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, यहां से भी वैल्यू आ जाएगी। एंड इन फैक्ट cos ऑफ x बाय 2 आ जाता है -4/√17। तो sin x बाय 2 आ गया, cos x बाय 2 आ गया, tan x बाय 2 भी आ गया। क्यों? टेंजेंट थीटा है क्या? sin थीटा और cos थीटा की रेशो। तो tan x बाय 2 आपके पास आ जाएगा -1/4। Moving on to question number 5. Question number 5 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है insert 3 arithmetic means between। तो बेसिकली हमें और -2 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने। लेट दोज बी a1, a2 एंड a3। a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। सिंस हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस बनेगा, दिस सीक्वेंस इज इन AP। ये सीक्वेंस AP में है और आपको इसकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। एंड वी नो किसी भी AP की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो आपको दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो क्लियरली नजर आ रही थी यहां से कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो वी आर थ्रू। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें? इसका हमने यूज कर लिया, ये 3 हमें फाइंड करने हैं, ये भी तो गिवन था। इनफैक्ट ये जो -2 है, दिस इज फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP। तो बेसिकली a5 इज इक्वल टू -2 एंड इनफैक्ट फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होती है? a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू आपको पता है 4, जैसे ही यहां पर रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, d आपके पास आ जाता है -3/2। अब d आपको पता है, a आपको पता है, ये टर्म्स ही फाइंड करनी है। a1 आपके पास क्या है? सेकेंड टर्म, यानी कि a प्लस d, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2। a2 आपके पास क्या है? इस AP की थर्ड टर्म, यानी कि a प्लस 2d, ये आ जाएगी आपके पास 1। और a3 क्या है? इस AP की फोर्थ टर्म, यानी कि a प्लस 3 टाइम्स d, ये आ जाएगी आपके पास -1/2। Clear? So these are the 3 arithmetic means which are to be inserted between 4 and -2. Second part of question number 5 is the sum of n terms of a GP is 4372. If its first term is 4 and the last term is 2916, then find the number of terms and common ratio. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है किसकी? जीपी की, जिसका हमें सम गिवन है। तो वी आर गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4372। इट सेज फर्स्ट टर्म इज 4, तो a1 इज इक्वल टू 4 एंड लास्ट टर्म, लेट्स से nth टर्म इज द लास्ट टर्म, तो an इज इक्वल टू 2916।
तो बेसिकली हमें ये 3 क्वांटिटीज गिवन है, इनकी हेल्प से हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n एंड कॉमन रेशियो यानी कि r की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज कर लेते हैं अगर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा आपके पास, a into r is to the power n minus 1 upon r minus 1 is equal to 4372 and in fact since a की वैल्यू पता थी, first term is 4, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो यानी कि 4 के साथ इसको कैंसिल करोगे तो ये बन जाता है आपके पास 1093, तो आपके पास आ जाता है r is to power n minus 1 upon r minus 1 is equal to 1093। तो यहां से आपके पास r और n में एक रिलेशन बन गया, r और n में एक रिलेशन और मिल जाए तो वी आर थ्रू। उसके लिए हमने इसका यूज कर लिया, ये बचा हमारे पास nth टर्म इज 2916, यानी कि nth टर्म क्या होती है जीपी की, a इंटू r इज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2916 एंड इनफैक्ट a की वैल्यू गिवन थी 4, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये बन जाता है 729, तो आपके पास आ गया r इज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729। अब आपके पास r और n में दो रिलेशंस आ गए, इनके यूज से आपको r और n ही फाइंड करना है। आगे कैसे प्रोसीड करें, अब यहाँ पे नजर आ रहा था r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और यहाँ पर था r की पावर n माइनस 1। अगर किसी तरह मुझे r इज टू पावर n मिल जाए तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और वो यहाँ से मिल सकता है। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास आ जाता है r रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 729 इंटू r। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आपके पास बनेगा 729r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 1093। अब जैसे ही आप r माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, यहां से r की वैल्यू आ जाती है 3, r की वैल्यू आ गई 3, अब रह गया n फाइंड करना। इस r की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आपके पास आया 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729। हमें यहां पर n चाहिए, यहां पर है 3 की पावर, अगर मैं यहां पर भी 3 की पावर जनरेट कर लूं बेसिस सेम हो जाएंगे, आई कैन इक्वेट द पावर्स। तो 729 ये बेसिकली है क्या, 3 रेज टू दी पावर 6, तो यहां से आपके पास n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 7। इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा 3 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर 7। चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर is find domain and range of the function f of x is equal to 1 upon positive square root of 16 minus x square। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन होती क्या, डोमेन इज ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए ये जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो, रियल हो। अब ये क्वांटिटी है वो रियल होनी चाहिए, इनफैक्ट ये रियल कब होगी, नजर आ रहा था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, और ये क्वांटिटी रियल कब होगी, जब स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट क्वांटिटी कैसी हो, 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी थी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसी केस में ये क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, रियल। ध्यान से, ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल थोड़ी हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बनाओगे पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन 0। दूसरा स्टेप क्या था, इसके फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स बनाओगे तो ये बन जाता है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज लेस देन 0 कब होगी, व्हेन आइदर वन ऑफ देम इज लेस देन 0, यानी कि आइदर वन ऑफ देम इज नेगेटिव। तो अब यहां से आप केसेस बनाओगे
सबसे पहला केस क्या बनेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये हो पॉजिटिव, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड ये क्वांटिटी हो जाए नेगेटिव, x माइनस 4 इज लेस देन 0। तो यहां से आपके पास आ गया x इज ग्रेटर देन माइनस 4 एंड x इज लेस देन 4। माइनस 4 से बड़ी और 4 से छोटी। तो ये जो आप सोल्यूशन देखोगे ये किस पे देखोगे, नंबर लाइन पे नजर आ जाएगा, क्यों हमें वो x की वैल्यूज चाहिए जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो नंबर लाइन बना लो, से यहां कहीं है -4, यहां कहीं है 4, तो -4 से बड़ी, -4 से बड़ी, ऑफ कोर्स -4 इंक्लूडेड नहीं है, एंड 4 से छोटी, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो कॉमन आ गया ये वाला रीजन। तो इसका मतलब इस केस के लिए x लाइज बिटवीन -4 एंड 4। अब सिमिलरली आप दूसरा केस बनाओगे, दूसरे केस में आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 4, जहां से आपको कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। तो डोमेन आ जाएगी आपके पास x लाइज बिटवीन -4 एंड 4, तो डोमेन होगी आपके पास द इंटरवल -4 to 4 ओपन ब्रैकेट्स के साथ। क्लियर, ये तो होगी डोमेन। इसके बाद हमें फाइंड करनी थी रेंज। रेंज क्या होती है, इन x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी दैट इज रेंज। तो रेंज के लिए f ऑफ x की जगह रखा y, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेंज के लिए हमें y तक पहुंचना है, यानी कि हमें ऐसा फैक्टर चाहिए, और हमें पता क्या है, x लाइज बिटवीन -4 एंड 4। अब इस x की जगह मुझे y क्रिएट करना है, और वो y है किसके इक्वल, 1 अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले नजर आया एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर। तो अगर x -4 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, डेफिनेटली इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 4, सॉरी 0 एंड 16। अब माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको ठीक करके लिख लो थोड़ा सा, ये बना आपके पास -16 इज लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे नजर आ रहा था 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 ऐड करना है, 16 ऐड कर दो, 16 ऐड करोगे तो यहां पर ऐड किया ये बनेगा 0, ये बनेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ऐड किया तो ये बन गया 16। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें चाहिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे, ये आ जाएगा 0 इज लेस देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा 4। अब हमें तो चाहिए था 1 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन करना है तो बेसिकली रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकेट करोगे तो ये बना 1 अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन, ये क्वांटिटी 0 नहीं है, ध्यान से 1 अपॉन 0 नहीं है, 0 नॉट इंक्लूडेड है, तो दिस विल अप्रोच टू इंफिनिटी। क्यों, ये है क्या, 0 से पास वाली क्वांटिटी, बहुत पास से 0.001, बट 0 नहीं है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकेट करोगे तो ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी बनेगी। अब सपोज करो 0.001 ही ले लो, इसका रेसिप्रोकेट करोगे तो 1000 बनेगा। तो सिमिलरली ये बनेगा इंफिनिटी, ये बनेगा आपके पास 1/4, एंड सिंस रेसिप्रोकेट किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल अगेन चेंज। तो ये आ गया अब आपके पास 1/4 इज लेस देन इक्वल टू, ये क्वांटिटी तो y है, इज लेस देन इंफिनिटी। तो इसका पास आपके पास रेंज जो आ गई दैट इज 1/4 टू इंफिनिटी, where 1/4 is included. Clear? So this was the discussion of test number 12 of +1 CBSE. I hope कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया।
Do like this video and share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel for further updates.